माँ बनकर तो बहु संस्कार ही भूल गई। ये देखो 8 बजने को है और सो रही है महारानी जी। आज भी बेटा तू कैंटीन में ही खा लेना। मैं उसे कुछ कहती हो तो वो मुझे ही 2 बातें सुना देती है। अब तू ही करना उससे बात। ललिता देवी जी ने गुस्से में कहा, क्या माँ, मैं आज भी फिर से लेट हो गया। करूँगा शाम को बात। पर उससे बात करे तो आजकल वो उल्टा मुझे ही समझाने लगती है। केशव ने कहा, माँ मेरे कपड़े धोबी को दे देना। कहते हुए केशव ऑफिस चला गया और ललिता जी ने मोबाइल पर अपनी प्रिया सहेलियों और रिश्तेदारों को अपना दुखड़ा सुनाने लग गई। थोड़ी देर बाद नंदिनी अपने कमरे से बाहर आई। ड्राइंग रूम में आकर उसने रिमोट से टीवी की आवाज़ कम करी। देवर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। भैया, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि जब नव्या उठ जाया करे तब आप स्पीकर पर गाना चला लिया करिए। जब हम सो रहे होते तो तब स्पीकर पर गाने की आवाज़ कम रखे। नंदिनी ने अपने देवर मयंक से कहा। मयंक ने रिमोट से आवाज़ कम करी। नंदिनी का ये रोज़ का काम था। नंदिनी ने रसोई में जाकर खुद के लिए दूध गर्म किया। दूसरी तरफ कुकर में दलिया चढ़ाया। खिड़की से देखा तो कांताबाई पीछे वाले दरवाजे पर आ गई थी। नंदिनी ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाया। कांता जी, मैंने अभी बर्तन बाहर चौक में रख दिया है ताकि रसोई में बर्तनों की आवाज़ से नव्या जगा ना जाए। आपका शुक्रिया कि आप यहाँ मेरे कहने पर थोड़ी देर से आ रही हो। कोई बात नहीं भाभी, समझती हूँ बच्ची छोटी है, आवाज़ से जाग जाएगी तो आप काम कैसे करोगी। अम्मा जी तो वैसे भी बोलती रहती है, ऐसे नहीं तो वैसे बोलेगी। कोई बात नहीं, कांताबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। लो कांता जी, आपकी चाय। कहते हुए नंदिनी ने कांता जी को चाय दी। सास ससुर के लिए दूध और दलिया लेकर पहुंची तो सासू जी ने गुस्से से बोला, देख बहू, दूध तो ठीक है पर हर दूसरे दिन तू जो दलिया पकड़ा देती है मैं नहीं खाऊंगी। सुबह की चाय भी मुझे बनानी पड़ती है। केशव भी बिना खाए पिए और बिना टिफिन लिए चला जाता है। अब तो तू घर की डस्टिंग भी नहीं करती है। ऊपर के कितने काम होते हैं, तूने सब छोड़ दिया है। कांताबाई को अलग से पैसे देने पड़ते हैं इन कामों के। अरे क्या तू ही अकेले माँ बनी है? हम भी तो माँ बनने पर ढेर काम करते थे, कभी उफ तक नहीं की हमने। ये क्या बदतमीज है नंदिनी, मैं तुझसे बात कर रही हूँ और तू रसोई में जाकर सब्जियाँ निकाल रही है। ललिता जी ने गुस्से में कहा। माँ जी, नव्या के उठने के पहले मैं दाल सब्जी बना देती हूँ। आटा भी गूंद कर रख दूंगी। नव्या के उठने के बाद मुझे उसके साथ लगना होगा। कहते हुए नंदिनी सब्जी काटने लग गई। जल्दी से एक तरफ दाल चढ़ाई और दूसरी तरफ सब्जी। फिर दूध और दलिया का कटोरा लेकर कमरे में चली गई। माँ बनकर बहु संस्कार ही भूल गई है, बदतमीज हो गई है। ना मेरे कोई काम करती है ना अपने ससुर देवर के। बेटा भी भूखे पैसे ऑफिस जाता है, बस अपनी बेटी का बहाना लेकर काम से जी चुराती है। माँ क्या बन गई, जबान लड़ाने लग गई है। ललिता जी एक बार फिर से अपने दिल की भड़ास फोन पर अपनी सहेली को या अपने रिश्तेदारों को सुना रही थी। नंदिनी के लिए ये नई बात नहीं थी। पिछले 2 सालों से वो एक आदर्श बहू बनकर अकेले घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारियां निभा रही थी। सासू जी तो बहू के आते ही घर की सारे जिम्मेदारियां सौंप कर मस्त हो गई थी। बस घर में काम कैसे करना है और हर तरह के छोटे बड़े निर्णय आज भी सासू माँ जी लेती थी। पर जब से नंदिनी माँ बनी, नंदिनी ने अब अपने समय के हिसाब से काम करना शुरू किया। जितना वो कर पाती अब उतना ही करती।
केशव ने तो ऑफिस के नाम पर एक पति की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया था। रात को दूसरे कमरे में सोता, रात भर नंदिनी अकेली नव्या को संभालती। थोड़ी देर बाद नंदिनी नव्या को नहला धुला कर बाहर लाई। नव्या अब 7 महीने की हो गई थी। सासू जी के पास नव्या को लेटाकर उसके लिए दूध वाली सूजी की खीर बनाई, फिर उसे खिलाकर वही पालने में लिटा दिया। उसके बाद जाकर वॉशिंग मशीन लगाई। रसोई में रोटियां सेक रही थी कि सासू माँ जी की आवाज़ आई। ओहो नंदिनी, देख जरा, इसने पोटी करी है। अब इनको डायपर पहनाकर ही बाहर लाना, नहीं तो बाहर सूसू करती रहेगी। नंदिनी गैस बंद करके नव्या को बाथरूम में लेकर गई। अक्सर यही होता था, नंदिनी काम में व्यस्त होती, चाहे आटा गूंद रही होती या रोटियां सेक रही होती। नव्या के सूसू करने पर भी सासू जी नंदिनी को ही आवाज लगाती। सास ससुर केशव देवर मयंक के लिए नव्या केवल एक खिलौना सामान थी जिसके साथ वो खेलते, और जब नव्या रोती या सूसू पार्टी करती तो उसी सीधे सीधे नंदिनी को थाम दिया जाता। इस कारण कई बार नंदिनी जो काम कर रही होती वो पूरा नहीं हो पाता। नंदिनी, तू तो हमें भूखा ही मार दे, खाना तक तो तू बना नहीं पाती। माँ क्या बनी, काम से जी चुराने लगी है। घर की हालत देखी है, अब खाना बना के छोड़ दिया है। नव्या के खिलौने यही ड्राइंग रूम में पड़े रहते हैं, मशीन में कपड़े पड़े रहते हैं। कई बार तो तू उसे समय पर सुखाती भी नहीं है। बाथरूम धोना तो तूने लगभग बंद ही कर दिया है। इस उम्र में भी मुझे काम करना पड़ रहा है। अरे मैंने भी बच्चे पैदा किया है, काम किया है। इस तरह लता जी जो शुरू होती बोलती ही चली जाती, पर नंदिनी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। सास ससुर और केशव के ताने एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि अब उसके लिए संस्कारी और आदर्श बहू से ज़्यादा महत्वपूर्ण माँ की जिम्मेदारियां निभाना था। शाम को सासू जी के रिश्ते की भाभी प्रभा जी अपने पति और बेटे आनंद के साथ लता जी के यहाँ आई, और आदत के मुताबिक लता जी ने अपने बहू की पूरी रामायण गा दी। अरे बहू, कमरे में ही रहेगी क्या? लता जी ने आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में नंदिनी नव्या को लेकर आई। कुछ नहीं माँ जी, इसको सेरेलक खिला रही थी ताकि इसका कुछ देर तक पेट भरा रहे, क्योंकि अभी खाना बनाना है। मैंने उसको डायपर पहना दिया है। कहते हुए नंदिनी ने नव्या को वही पालने में लिटाया और रसोई में चाय और नाश्ता बनाने चली गई। अरे बहू देख, शायद इसने पोटी कर दिया है, ललिता जी ने आवाज़ दी। जी माँ जी, आती हूँ, आटा गूंद रही थी। अरे ललिता, डायपर तो तू ही चेंज कर दे, इसमें बहू को आवाज़ लगाने की क्या ज़रूरत है? प्रभा जी ने कहा। अरे अब इसका काम भी मैं ही करूँ? वैसे ही बहू माँ बनने के नाम पर काम से जी चुराने लगी है। घर देखो मेरा, पहले कितना साफ सुथरा रहता था। बस बस ललिता, चुप हो जा। नंदिनी, मैं गुड़िया का डायपर चेंज कर देती हूँ। कहते हुए प्रभा जी ने नव्या को उठाया और नंदिनी के कमरे में बने बाथरूम में ले गई। नंदिनी पीछे पीछे आई। मामी जी, आप रहने दीजिए, मैं आ ही रही थी, मैं कर देती हूँ, नंदिनी ने कहा। अरे नंदिनी, ये तो छोटी सी चीज़ है। घर में जब कोई बच्चा होता है तो उसकी देखभाल हम सभी को मिलजुल कर ही करनी होती है। और हाँ, तू पहले नव्या को संभालना, उसे खाना खिलाना और खुद भी खाना। रोटी और सब्जियां हम देख लेंगे, प्रभा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदिनी आश्चर्य से प्रभा जी को देखने लगी। प्रभा जी ललिता जी को रसोई में लेकर आई। ललिता, तू तो सच में सास बन गई। तेरी बहू बहुत अच्छी है। अब माँ बनी है तो उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है, और उसकी प्राथमिकता पहले उसकी बच्ची है। घर में कोई जब
छोटा बच्चा आता है तो उसकी देखभाल हम सबको मिलकर करनी चाहिए। अगर बहू माँ बनी है तो तू भी तो दादी बनी है, मयंक भी चाचा बना है और केशव पिता बना है, और तुम लोगों की भी तो इस तरह से जिम्मेदारियां बढ़ गई है। और तुम लोग तो आज भी केवल सास ससुर देवर और पति के किरदार में हो। प्रभाजी ने सब्जी चौंकते हुए कहा, माँ बनने के बाद एक औरत में बहुत बदलाव आते हैं। तू कहती है कि माँ बनकर तो बहु संस्कार ही भूल गई है, पर मैं कहती हूँ कि तुम लोग भी तो दादी दादा पिता चाचा बने हैं। ये बात तुम लोग क्यों भूल गई? प्रभाजी के बात सुनकर सब ने अपना सिर झुका लिया। केशव आनंद को लेकर अपने कमरे में चला गया। आनंद घर की स्थिति और वहाँ का माहौल देखकर सब कुछ समझ गया था। मैं देख रहा हूँ कि तुम पिता बनने के बाद इस कमरे में आकर रह रहे हो ताकि रात भर चैन की नींद सो सके। ऑफिस के नाम पर तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो। तुम भी एक पिता बने हो, तुम में भी बदलाव आने चाहिए। बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी केवल उसकी माँ की नहीं होती, बल्कि पिता की भी बराबर जिम्मेदारी और कर्तव्य होती है, आनंद ने कहा। अरे माँ बताती थी कि हम जब पैदा हुए थे तो पिताजी ने तो कभी हमें नहीं संभाला, बच्चे को केवल उसकी माँ ही संभालती है। फिर मैं तो नौकरी करता हूँ। नंदिनी भी मुझे तेरी ही तरह यही कहती है, और आजकल तो वो मेरी जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं निभाती। सुबह मैं बिना खाए पिए जाता हूँ, मेरे कपड़े कई बार प्रेस नहीं मिलते, मेरा सामान मुझे नहीं मिलता। घर की हालत देखो। केशव, मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ, यदि तुम नंदिनी का सीधे सा हाथ नहीं बटा सकते, बच्चे को नहीं संभाल सकते, तो कम से कम खुद के काम तो खुद करो। माँ बनने से नंदिनी का काम भी बढ़ गया है। बच्चे का ख्याल रखने की वजह से वो भी थकी रहती है, नींद पूरी नहीं होती। ऐसे समय में एक पत्नी को सबसे ज़्यादा अपने पति की ज़रूरत होती है। पति का भावनात्मक साथ, अपनापन और प्यार बहुत ज़रूरी होता है, और ये सब तो तुम उसको दे नहीं रहे। तो कम से कम अपना काम खुद करके उसका बोझ तो हल्का कर सकते हो, आनंद ने कहा। आनंद ने अपनी बात जारी रखी और कहा, मैं भी नया नया पिता बना हूँ। रात को मैं और नित्या, आनंद की पत्नी, मिलकर अपनी बेटी को संभालते हैं। मैं उसे सुबह जल्दी नहीं जगाता, खुद अपनी चाय बना लेता हूँ। माँ टिफ़िन तैयार कर देती है, नाश्ता बना लेती है। मेरी बेटी को हम सब लोग मिलकर संभाल लेते हैं। नित्या का भी काम में हाथ बटाते हैं। आखिर में मैं भी तो एक पिता बना हूँ। एक पिता और पति दोनों की दोहरी जिम्मेदारी आ गई है मेरे पर। केशव आश्चर्य से आनंद की बातें सुन रहा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। रात को सबके जाने के बाद केशव नंदिनी के पास आकर बैठ गया। लाओ, नव्या को मुझे दे दो, मैं इसे थपकी देकर सुला देता हूँ। तुम भी आराम कर लो। अब से मैं यही तुम दोनों के पास सोऊंगा। मुझे माफ़ कर दो नंदिनी, तुम तो एक अच्छी माँ बन गई, पर मैं तो पिता भी ठीक से नहीं बन पाया। कहते हुए केशव ने नंदिनी का हाथ थाम लिया। नंदिनी ने भी अपना सिर केशव के कंधे पर रख दिया। अपनी आंखें बंद कर मुस्कुरा उठी, क्योंकि उसे पता था जब पति का साथ मिलता है तो एक पत्नी को और कुछ नहीं चाहिए होता। पति का प्यार भरा साथ ही उसे हर तरह से मजबूत बना देता है।